forest and wildlife. So forest and wildlife, देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो नाम से ही काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट को हम बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट मानते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फॉरेस्ट को वैसे भी बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट माना जाता है। ओके, एज इट कंसिस्ट ऑफ variety of organism, consists of variety of organism. So that's why forests are considered as a biodiversity hotspot. Okay, अब importance क्या है कि इस forest में जितना importance आपके लिए plants हैं, trees हैं, उतना importance आपका other forms of लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ से भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, अब फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दैट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया आल्सो। ओके, बैक्टीरिया भी है, इसमें आपको प्रोटिस्टा भी मिलेगा, ओके, प्लांट्स भी मिलेंगे एंड नंबर ऑफ एनिमल्स भी मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें तो सिर्फ समझाने के लिए हैं कि एडवांटेजेस क्या है फॉरेस्ट के। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट रोल आपको समझ में तो आ रहा होगा कि सबका कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म का एडवांटेजेस तो है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक्टीरिया को इन्वॉल्व करूं, बहुत सिंपली आप ये कर सकते हो, बैक्टीरिया के एग्जांपल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया which fixes the nitrogen into the nitrates or nitrites. Number of other bacteria as the Saccharomyces, for example, number of other bacteria as the saprophytic bacteria, and saprophytic bacteria are the decomposers. Okay, and decomposers का रोल तो बहुत important है because they return the minerals back to the soil. अब बैक्टीरिया एंड अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में भी देयर आर सो मेनी प्रोटिस्टा जिसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। चाहे वो अगर आप प्रोटिस्टा को डिनोफ्लैजेलेट से पिक करो या डायटम से पिक करो, बहुत डिटेल में इसको लेके नहीं जाना। ओके, सिमिलरली फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो पार्ट इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टेक होल्डर्स के बारे में जानना। ओके, तो स्टेक होल्डर्स हम किन्हें बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स आर मेनली अ पर्सन विद इंटरेस्ट और कंसर्न, अ पर्सन विद इंटरेस्ट और concern to obtain the product from the forest directly or indirectly. Okay, सिंपल सी चीज थी, पर्सन विद इंटरेस्ट और कंसर्न टू फॉरेस्ट। इसे तो आपको याद नहीं रखते हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है वो लोग जो फॉरेस्ट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं या उस पर डिपेंडेंट है। ओके, तो स्टेक होल्डर्स में देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज लोकल पीपल और ट्राइबल्स। ओके, तो लोकल पीपल और ट्राइबल्स मीन्स दोज पीपल, यानी ये वो लोग हैं जो फॉरेस्ट के ही नियर बाय एरियाज में रहते हैं एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, दोज ग्रुप ऑफ पीपल which live inside
which live inside or nearby the forest area, and totally or completely dependent on it, जो पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. ओके, सो दे obtain, मैं कुछ एग्जांपल पिक कर रहा हूं यहाँ पे. They obtain firewood or timber products mainly. They obtain medicinal plants. Okay. They obtain their vegetables or cereals. Okay. For food and various purposes में for making their homes, for various other livelihood processes जहां पे ये forest पे completely dependent. Okay, number 2 is forest department. Okay, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले एक चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो व्हेन ब्रिटिश केम इन इंडिया, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. सो दे टेक ओवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. Okay, and they over-exploited them for their various needs, for their various purposes. So mainly they over-exploited the forest. Okay, they over-exploited the forest. अब हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि ये दोबारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आया. एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आने के बाद हुआ क्या, यहां से आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट करता है हमारा गवर्नमेंट. ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑप्टेड बाय government, and their aim is to manage the resources from the forest. But ऐसा हुआ नहीं, because of due to lack of knowledge in conservation of forest, they mainly do monoculture during that time. Okay, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेंशन करना है. But due to lack of knowledge, okay, they mainly perform monoculture. And monoculture का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी. एंड इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये चीज बहुत अच्छे समझनी है. डिसएडवांटेज ये हुआ कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी. ओके, सो डिसएडवांटेज में लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्योंकि हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहे थे. And over एक्सप्लॉयटेशन होने लगा. ठीक है, कहा जाए तो मोनोकल्चर के कुछ बेनिफिट्स भी हैं. एक्चुअली ये होता क्या है ना कि मोनोकल्चर जो है, दे आर
benefited to industry. Why they are benefited to industry? मैं इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. They are benefited to industry. And why they are benefited to industry? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि industries are dependent on specific type of plant or on some specific products mainly. Okay. अब ये जो industries हैं, they are dependent on specific plant और specific product for the source इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसी को यूटिलाइज करके ये किसी कमर्शियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही टाइप का मोनोकल्चर मतलब क्या था कि आप एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो. ओके, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो यही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीक की बात करो, पाइन्स की बात करो, इवन some leaves like तेंदू leaves, and तेंदू leaves का जो यूज है by the industrialists, they utilize them, they use them for making बीड़ीज. ओके, बीड़ी आप जानते ही होंगे. तो बीड़ी की जो लीफ होती है उस लीफ को हम तेंदू लीफ बोलते हैं. और इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ एक ही टाइप ऑफ स्पीशीज का ही एडवांटेज मिलता है. ये जिस चीज के लिए वो इंडस्ट्री बनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है, तो ये अंडरस्टूड है ना कि उस इंडस्ट्री को तेंदू लीफ ही चाहिए होगा. अगर तेंदू लीव्स नहीं है तो और कोई सोर्स या और कोई लीफ उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है. ओके, अब आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द थर्ड स्टेक होल्डर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है. ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट. अब देखिए, मैं स्टेक होल्डर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका था. वो पर्सन या वो कम्युनिटी जिसका इंटरेस्ट है या कंसर्न है इन मैनेजिंग द फॉरेस्ट और इन मैनेजिंग द बायोडाइवर्सिटी. तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब आप जानते हो, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं. इसमें एक चीज तो आपको पता है ना बहुत अच्छे से कि इंडस्ट्रीज को मैं बहुत सिंपली कहूं तो दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. ये नियर बाय फॉरेस्ट एरिया पे भी नहीं मिलेंगे, आपको नहीं दिखेंगे. बट एक चीज तो बहुत सिंपली आपको समझनी होगी, दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट. They are not completely dependent on forest, and neither they live nearby areas of the forest. Okay, neither they live nearby areas of forest. ना तो ये फॉरेस्ट के एरिया के आसपास रहते हैं और ना ही कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं. बट इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इनका जो पर्टिकुलर यूज है फॉरेस्ट का वो है रिसोर्सेस और सोर्सेस. ओके, तो दे obtain their source from the forest. अब ये सोर्स को obtain कर रहे हैं from the forest. ओके, it simply means कि after the exhaustion of the source from the forest from one forest they get switch over the another. दूसरे फॉरेस्ट पे स्विच कर जाएंगे. they get switch over the other forest. okay, अब देखिए, इस चीज को पहले आपको बहुत ध्यान समझना है. जितनी भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज हैं ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होती फॉरेस्ट पे. बट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जो चल इसीलिए रही हैं क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं और जो रॉ मटेरियल है वो उनको फॉरेस्ट से मिलता है.
बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कंपनीज मेडिसिन बनाती है, और बहुत सी मेडिसिन आप जानते हो प्लांट्स पे बेस्ड होती है, या प्लांट्स का कोई ऐसा पार्ट उस मेडिसिन का रॉ मटेरियल का काम करता है। ओके, जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मलेरियन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ किंग चोना ट्री। ओके, तो ये जो मलेरियन ड्रग है, दिस इज क्विनिन मेनली, तो ये क्विनिन इज अ malaria drug and it is obtained from bark of cinchona tree. Okay, bark of cinchona tree. तो ये अंडरस्टूड है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिर्फ एंटी मलेरियल ड्रग बना रहा है तो उसको सिर्फ किंचोना ट्री चाहिए, उसे और कोई ट्री या और कोई रिसोर्स तो नहीं चाहिए ना। सिमिलरली अगर कोई इंडस्ट्रीज टिम्बर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, टिम्बर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है, तो इसमें भी एक चीज आप जानते हो कि वो सिर्फ टेक पर डिपेंड होगा या किसी ऐसे ट्री पर डिपेंडेंट होगा जिसके वुड को यूटिलाइज कर सके फॉर मेकिंग टिम्बर प्रोडक्ट्स, फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। ओके, तो एक फॉरेस्ट से जब ये रिसोर्सेस को या सोर्सेस को एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो ये स्विच कर जाते हैं किसी दूसरे फॉरेस्ट की तरफ। अब हमारे स्टेक होल्डर की फोर्थ कैटेगरी की तरफ, जिसको नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट का नाम दिया गया है। अब नेचर और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट का बहुत सिंपल सा रोल है। रोल क्या है? ये एक सोशल वर्क का काम करते हैं। ओके, तो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, द फोर्थ स्टेक होल्डर इज नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। ओके, अब इसके बारे में तो अभी समझ के होंगे ना, ये एक्चुअली वो कम्युनिटी है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम क्या है? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना या नेचर के रिसोर्सेस को, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करना और मैनेज करना। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपना लव एंड अफेक्शन भी शो करते हैं टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। बात समझ में आ रही होगी आपको? एक्चुअली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो कम्युनिटीज है जो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझता है। ओके, तो मैं इसको बहुत सिंपली मेंशन करूं तो these are the communities or organization which get aware or which knows the importance of biodiversity or natural resources। ओके, तो ये चीज बहुत सिंपली आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सी एनजीओ के बारे में आप भी जानते होंगे जो इस इवेंट में इन्वॉल्व रहती है टू कंजर्व द फॉरेस्ट एज वेल एज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इनिशियली होता क्या था, ये जो कम्युनिटीज थी ये लार्जर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती थी, लाइक टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट, राइनोसोर्स। ओके, तो इनिशियली द एम वाज टू protect initially the aim was to protect large animals। okay, but now these communities, these organization knows the importance of biodiversity, so they are involved in the conservation of or protection of, they're involved in the protection and conservation of
forest as well as wildlife. Forest as well as wildlife. Okay? बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसी कम्युनिटीज में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तो नहीं कहूंगा, एक्चुअली देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड। So let's understand, let's know. The first community is Bishnoi community. Okay, Bishnoi community. So Bishnoi community is mainly known by a lady known as Amrita Devi Bishnoi. Amrita Devi Bishnoi. ओके, ये जो इवेंट हुआ था जिसमें अमृता देवी बिश्नोई along with 363 पीपल्स वर डाइड। ओके, अब सोचिए ये कितना दर्दनाक इवेंट था, क्योंकि वो 363 पीपल्स और अमृता देवी बिश्नोई ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो ये इवेंट हुआ था इन 731 इन Khejri village of Rajasthan. Okay, where 363 people were died during protecting the trees by hugging them. Okay, तो अमृता देवी बिश्नोई इन 1731 इन खेजरी विलेज ऑफ राजस्थान। और वैसे भी राजस्थान के जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज या बायोडाइवर्सिटी से बहुत प्यार करते हैं। आप कभी भी नोटिस करिए, बहुत सारी एनजीओज, ज्यादातर आपको एनजीओज राजस्थान से ही मिलेगी जो नेचर को, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आज भी किसी न किसी तरह से अपना मुहिम चला के या अपना अवेयरनेस ड्राइव चला के लोगों को अवेयर कर रही है। ओके, तो 1731 में हुआ क्या, खेजरी विलेज ऑफ राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 पीपल्स के साथ, एक्चुअली इन्होंने, इस लेडी ने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। एंड जब वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स आए ट्रीज को कट करने के लिए, तो अमृता देवी बिश्नोई along with 363 पीपल्स हग द ट्रीज। बट जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ट्रीज के साथ उन 363 पीपल्स को भी कट कर दिया। तो सोचिए कितना दर्दनाक इवेंट रहा होगा। और सिर्फ किस लिए? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द नेचर, टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सिर्फ इस इवेंट की वजह से सोचिए कितना बड़ा इवेंट था ये इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस ग्रेट इवेंट के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक नेशनल अवार्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की शुरुआत की। And the award is Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation. Okay, तो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और ये उन लोग को दिया जाता है, ये उस कम्युनिटी को दिया जाता है जो वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट या नेचर को कंजर्व करती है। ओके, सो ये रोल था बिश्नोई कम्युनिटी का। कुछ ऐसा ही इवेंट हुआ था, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था इन चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन और
तो चिपको आंदोलन और हग द ट्रीज मूवमेंट, हग द ट्रीज मूवमेंट, एंड ये भी एक बहुत पॉपुलर इवेंट था, बहुत पॉपुलर इंसिडेंट था। इस इंसिडेंट में एक्चुअली हुआ क्या था कि एक रात एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया टू कट डाउन द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इन हिमालयस रीजन, जिसको हम बोलते हैं गढ़वाल रीजन ऑफ हिमालयस, गढ़वाल regions of Himalayas in Rainy village। तो इसमें हुआ क्या कि मेल फॉग जो था वो एब्सेंट था, मतलब उस रात कोई भी मेल इस विलेज में नहीं था। वो एक्चुअली अपने किसी समारोह के लिए, किसी फंक्शन के लिए विलेज से बाहर थे। ओके, तो मेल फॉग वर एब्सेंट, male fox were absent। Okay, male fox absent थे। So the female fox hugged the trees, to protect them from the कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो फीमेल्स थी उस रेनी विलेज की, उन्होंने ट्रीज को हग किया। बट इंसिडेंट ये बिल्कुल सिमिलर टू बिश्नोई कम्युनिटी था, बट यहाँ पे डेथ नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्टर वर फोर्स्ड टू सेंड बैक, और वो वापस चले गए। एंड फाइनली ये पॉइंट में यहाँ मेंशन कर रहा हूं। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स लीव द फॉरेस्ट, उन्होंने छोड़ दिया उस फॉरेस्ट एरिया को, लीव द फॉरेस्ट। एंड फाइनली हुआ क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो वापस चले गए। उन्होंने फीमेल को जब देखा हग करते हुए ट्रीज को, तो ट्रीज को कट नहीं किया। और इस इवेंट से सारी फीमेल जो फॉग थी रेनी विलेज की, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज और इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द फेलियर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, फेलियर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। The Department of Forest recognized its failure in 1972. The Department of Forest recognized its failure to revive the salt trace, okay, without involving the local people in southwest district of the state called Midnapur। ओके, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जिसका फेलियर मैं बता रहा हूँ, 1972 में ये इंसिडेंट हुआ था। 1972 ये मैंने मेंशन नहीं किया, मेंशन कर दे रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेलियर इन 1972। ओके, तो ये इवेंट इस तरह से था कि ये रिवाइव करना चाह रहे थे सॉल्ट ट्रीज को, बट इन्होंने लोकल पीपल को इन्वॉल्व नहीं किया। जब लोकल पीपल को इन्वॉल्व नहीं किया तो फाइनली हुआ क्या, जो नक्सलाइट्स थे उन्होंने फॉरेस्ट एरिया पे अच्छे से अपना कब्जा कर रखा था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुरी तरह से फेल हुआ टू रिवाइव द सॉल्ट ट्रीज। उसके बाद एक पर्सन नेम्ड ए.के. बैनर्जी, ओके, ए.के. बैनर्जी ने फिर लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया
एंड लोकल पीपल को इन्वॉल्व करने के बाद, ठीक है, दे इन्वॉल्व्ड लोकल पीपल, तो मैंने लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया टू रिवाइव द सॉल्ट रेस, ओके, सॉल्ट रेस। एंड जो एरिया था वो अराउंड 12,000 हेक्टेयर्स था, 12,000 हेक्टेयर एरिया, जो कि वर्ड्स था जिसका कोई यूज नहीं था, विच वॉज नॉट इन यूज, और यूजलेस, मैं इसको मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, यूजलेस लैंड था, ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ वेरी डिमांडिंग प्रॉपर्टी, वेरी डिमांडिंग लैंड। एंड ये कन्वर्जन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय A.K. Banerjee along with local people to conserve the salt trace areas from the Naxalites. Okay, so these are two examples, और ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।